हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने रसायन विज्ञान के सेकंड अध्याय के परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण टॉपिक में पहुंच चुके हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि रदरफोर्ड मॉडल का जो फेलियर हुआ, उस फेलियर के को किस प्रकार सॉल्व किया गया। अभी तक रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो चुका था। उसमें दो महत्वपूर्ण ड्रॉबैक थे। सबसे पहले, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। दूसरा, हमने यह भी पढ़ा था कि जब किसी गैसियस परमाणु में यदि व्हाइट लाइट की बीम जाती है तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम थे वो डिस्क्रीट क्यों थे, वहां जगह जगह कुछ लाइनें गैप क्यों आ रही थी। उपरोक्त दो दोषों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया, जो कि अभी तक के परमाणु मॉडल में सबसे बेस्ट परमाणु मॉडल था। बच्चों, इस परमाणु मॉडल से संबंधित बहुत प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से सूत्र लिखाए जाएंगे जिनका उपयोग जब अगला कालांश आएगा उसमें न्यूमेरिकल की जाएंगे, उसमें बहुत अधिक होगा। हम रदरफोर्ड मॉडल की चर्चा रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर को सही करने के लिए बोर मॉडल की चर्चा करेंगे। आइए हम बोर मॉडल के बारे में जानते हैं। बच्चों, मैं आपको पुनः बता दूं, इस टॉपिक से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, आप उन्हें भी नोट कर लें। अभी भी पेन कॉपी लेके बैठें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। बोर मॉडल ने क्या किया बच्चों, हमें पढ़ना है बोहर मॉडल। कौन सा पढ़ना है बच्चों? अब हमें परमाणु का बोहर मॉडल की जानकारी करना है। बोहर ने परमाणु के संबंध में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की, उनको हम जानेंगे। बोहर ने बताया, पहला, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, इसलिए इस बात में ज्यादा वो नहीं है। पहला पॉइंट जो था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो नाभिक के चारों ओर, तो रदरफोर्ड कह ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। और कहां घूमता है? सर्कुलर पाथ में घूमता है, यानी ये रदरफोर्ड से मैच कर रही थी। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता है। निश्चित ऊर्जा वाली, निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता है। ये बात, नई बात आ गई थी अब। अभी तक उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यदि एक नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर, जैसे ये परमाणु है, ये नाभिक है, इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी सर्कुलर पाथ पे हो सकता था। लेकिन बोहर ने एक नई बात बता दी कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी जगह नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन केवल उस जगह पाया जाएगा जहां घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक निश्चित ऊर्जा संलग्न होगी। ये बात क्लियर है ना? सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब ये बोहर मॉडल जो था उससे अलग हो गया। अब हमें मालूम चल गया था कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही रिवॉल्व करेगा। अब प्रश्न आता है, किन कक्षाओं में रिवॉल्व करेगा? निश्चित ऊर्जा वाली वो कक्षाएं होंगी जहां इसका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, जहां इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों? कोणीय संवेग जो होगा
वो या तो h/2 पाई होगा। कितना होगा बच्चों? कोणीय संवेग h/2 पाई होगा, अथवा इसका गुणांक होगा, इंटीजर गुणांक होगा, पूर्णांक गुणांक होगा, यानी कि h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है और 4h/2 पाई हो सकता है। अर्थात इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बता दी थी, ये बच्चों बहुत काम की चीज है, इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। इन्होंने ये बात निश्चित बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे सभी जगह नहीं घूमना है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई होगा, या 2h/2 पाई होगा, या 3h/2 पाई होगा, या 4h/2 पाई होगा। अर्थात उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था उसको क्वांटाइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? उसको क्वांटाइज कर दिया, मतलब सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया उसका, कि इलेक्ट्रॉन अब सब जगह नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड अमाउंट की वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी इन्होंने कह दिया जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम लिखते हैं mvr, क्या होगा? nh/2 पाई होगा। यहां n क्या कहलाएगा बच्चों? n जो होगा, n इक्वल टू होगा पूर्णांक। n क्या होगा? पूर्णांक होगा, और उसकी वैल्यू 1 2 3 etc होगी। 1 2 3। बच्चों ये सूत्र हम बगल में लिखते भी जाएंगे, इनका बहुत यूज होना है। पहला फॉर्मूला हमें मिल गया mvr, इनको लिखना है, इनका यूज होना है भी। mvr इक्वल टू हो गया nh/2 पाई। h क्या है? h प्लैंक कांस्टेंट है, और v क्या है? जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जहां घूम रहा है न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, अर्थात न्यूक्लियस रेडियस है, जिसको कि हमने r लिखा हुआ है। n इंटीजर मैं बता चुका हूं। साथ ही रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी निश्चित ऊर्जा होगी क्या? उसकी निश्चित ऊर्जा En, किसी भी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न ऊर्जा की वैल्यू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में भी घूम रहा है वह अपने साथ 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिए हुए होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन, हम H की बात कर लें, H एटम की बात कर लें, H एटम का इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में घूम रहा है, H का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1, और K सेल में घूम रहा है तो K की वैल्यू 1, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो En की वैल्यू 13.6 आएगी। मैं आप आगे इसकी व्याख्या कर रहा हूं बच्चों, हमें डायरेक्ट याद रखना है भी कि En कितना होगा बच्चों? En इक्वल टू हो जाएगा -13.6 Z²/n²। अर्थात नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? nh/2 का कोई इंटीजर होगा, मल्टीपल इंटीजर होगा, पूर्णांक गुणांक होगा, और उसकी एनर्जी -13.6 Z²/n² होगी, जहां Z² जो है वो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर होगा, और n उस। तो बच्चों हमें ये बात मालूम चल गई थी अब कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो अपने साथ इतनी ऊर्जा संलग्न किए हुए है, और उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई था। अब इसकी चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पोस्टुलेट इसका क्या था? ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों ओर फिक्स एनर्जी लेवल में घूमता है। किस में घूमता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सब जगह नहीं पाया जाएगा। रदरफोर्ड कह रहे थे कि जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी जगह एक कक्षा चल रही है, उस कक्षा में एक फर्श बिछा दिया,
और बच्चे कहीं भी बैठ सकते थे। अभी रदरफोर्ड क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता था। बोहर ने इस बात को चेंज किया। उन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने साथ एक निश्चित एनर्जी लेवल में घूमेगा, निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में रिवॉल्व करेगा। उन्हें हम ऊर्जा स्तर या स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्जा स्तर यानी कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अर्थात ये अवधारणा आ गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता है। सब जगह नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन अब, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर बहुत सी कक्षाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमेगा। इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल अर्थात इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्जा स्तर। इनको बाद में शेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शेल। जो नाभिक के सबसे नजदीक होगा उसको कहा जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसमें एन की वैल्यू 1 होगी, इसको के से संकेत देंगे। दूसरा सेकेंड एनर्जी लेवल, एन की वैल्यू 2 होगी, इसको एल करेंगे। और जो तीसरा होगा वो थर्ड एनर्जी लेवल 3 करेंगे, उसको एम देंगे। अर्थात ये बात क्लियर हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सब जगह नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं स्थानों पर पाया जाएगा जहां वो फिक्स एनर्जी लेवल होगा। ये भी याद रखना है, ये एनर्जी लेवल की है। इलेक्ट्रॉन तो इसमें रिवॉल्व कर रहा है। एनर्जी किसकी है बच्चों? एनर्जी लेवल की है। इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है, के एनर्जी लेवल में घूम रहा है। इसकी एनर्जी क्या होगी? आपसे कोई करता है तो ई एन इक्वल टू, हाइड्रोजन है -13.6 जेड स्क्वायर। जेड यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चूंकि पहला एनर्जी लेवल था, पहले एनर्जी लेवल में 1 का स्क्वायर होगा, यानी आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम निकालें इसके लिए En निकालें और इलेक्ट्रॉन हमारा इस एनर्जी लेवल में है, के एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी निकालें बच्चों -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रखी हमने 2 का स्क्वायर। क्योंकि अब सेकेंड एनर्जी लेवल आ गया है तो एन की वैल्यू 2 हो गई है। जब इसको 2 करेंगे तो आएगा -13.6 अपॉन 4, उसको दिया 4 3 जा 12 और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और देखते हैं, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एम सेल में है, एम सेल में इसका मतलब एनर्जी लेवल तीसरा है। अब रखते हैं -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर आएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, 4 बचे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात अब हमें इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व कर रहा था उसको रिवॉल्व करने वाले फिक्स एनर्जी लेवल मिल गए। इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं उपलब्ध था, इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी लेवल में था। वो एनर्जी लेवल कौन कौन से थे? अगर मैं दोबारा लिखूं, अगर En1 निकालना है, En1 की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। En2 निकालना है, En2 की एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों? -3.4 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। En2 3, इसकी वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अर्थात इलेक्ट्रॉन फिक्स अमाउंट की एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करेगा।
इनको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलेंगे। इनको ही शेल बोलते हैं। KLMN से इनको डिनोटेड करेंगे। अब हमें मालूम चल गया था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक फिक्स एनर्जी थी। अगला पॉस्टुलेट आता है बच्चा, ध्यान से समझना है। उपरोक्त सभी फॉर्मूले के आपके साथ क्वेश्चन भी आएंगे, आपको प्रश्न भी पढ़ना है। अगला पॉस्टुलेट आता है 5वां, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। अर्थात इलेक्ट्रॉन यदि किसी सर्टेन पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस समय वह इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लेगा ना ही एनर्जी देगा। रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा, ये रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी सेल में जब वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते हुए वह ऊर्जा को एक्सचेंज नहीं करेगा, ना लेगा ना ही देगा। अर्थात इसकी जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। अर्थात किसी सर्टेन पाथ में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है ना। वो एनर्जी काउंट किससे होगी? इस फॉर्मूले से काउंट होगी। अगला पॉस्टुलेट आता है, यदि परमाणु को ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करके। अब ये दो बातें अलग अलग हो रही हैं बच्चों। अभी मैं कह रहा था एनर्जी कैसे रहेगी? फिक्स रहेगी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बोहर ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च एनर्जी लेवल में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, स्तर में जा सकता है। वहां कुछ समय ठहर कर वापस अपनी स्टेशनरी एनर्जी लेवल में आएगा, मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। मूल, और इसको भी बोलेंगे हम स्टेबल, स्थाई ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। कहां आ जाता है बच्चों? वापस आ जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं उसको। ये कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी निकाली थी हमने? पहले सेल की एनर्जी निकाली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड हमने निकाला था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला निकाला था हमने -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस समय ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट बताया गया है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो वह उस एनर्जी को लेके बीच में कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा कहां जाएगा बच्चों? अगले एनर्जी लेवल में जाएगा। यहां बीच में नहीं जाने वाला है, अगले एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन वो उसका स्टेबल एनर्जी लेवल नहीं होगा, तो वहां कुछ समय रुकेगा, वापस अपने स्टेबल एनर्जी लेवल में, जो ग्राउंड स्टेट उसकी है, मूल एनर्जी लेवल है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। उपरोक्त जो एनर्जी होगी उसकी काउंटिंग कैसे होगी बच्चों? डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1 से इसको हम काउंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गया था
और जब वो वापस आया, बच्चों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है अभी, यानी हमें ये एक फॉर्मूला और मिल गया, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। ये हमें इलेक्ट्रॉन का जो हायर एनर्जी लेवल में जाकर वापस आने के क्रम में जो एनर्जी मिली वो एनर्जी डेल्टा ई है, वो E2 माइनस E1 है। देखिए बच्चों एक महत्वपूर्ण बात यहां आ रही है। मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहले एनर्जी लेवल में था, तो उसके लिए En इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर हम इसको 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें, अब इसकी एनर्जी लेवल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 प्लस 2.6, यानी इसका एनर्जी आएगी बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा। ये बात महत्वपूर्ण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा, ये एनर्जी उसके कोई काम की नहीं है। जैसे मैंने कहा एक स्कूल में अलग अलग बेंच लगी हुई हैं, 3 लेवल बने हुए हैं, सबसे आगे 90% वाले बच्चे बैठेंगे, उसके बाद 70% वाले बैठेंगे, उसके बाद 50% वाले बच्चे बैठेंगे। अगर किसी बच्चे के 75% नंबर आते उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। अब वो फिक्स हो गया, बच्चों का लेवल जो हो गया फिक्स हो गया 90 70 50। आपको अगर लाइन में बैठना है तो इतनी ही आपको परसेंटेज लानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा हो गया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल थे उनकी एनर्जियां फिक्स हो गई थी। वो एनर्जी काउंट कैसे करनी थी, हमें E2 माइनस E1 से करनी थी। अर्थात क्या बात हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर सकता है हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए कि उसकी एनर्जी इतनी हो जाए माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तभी वो एनर्जी गेन करेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लेगा ही लेगा। वो कितनी लेगा, जितना हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए आवश्यक एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसको गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, वहां कुछ समय रुकेगा, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। अब इस बात से हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है बच्चों। भी अगली जानकारी जो साथ में थी, ये जो बात थी कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां था बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में था। इसके बाद जब उसको एनर्जी दी गई तो वो सीधा सीधा कहां पहुंचा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल में पहुंचा। यहां से सीधा कहां पहुंचेगा, यहां से यहां आएगा। इसके बाद यदि एनर्जी देंगे तो माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी लेवल में पहुंचने वाला है वो। अर्थात इसके जो बीच की एनर्जियां हैं वो गायब हैं। इसके बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनर्जियां लेंगे ही नहीं, वहां एनर्जी लेने में उसका कोई काम नहीं बनना है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और उसके बाद अपने स्टेशनरी अर्थात मूल एनर्जी लेवल में वापस आएगा, तो अपनी बढ़ी हुई एनर्जी को रेडिएशन के रूप में इमिट करेगा। लेकिन बच्चों को रेडिएशन फिक्स हो गई है। अब या तो रेडिएशन मिलेगी इनकी, अर्थात पहले से दूसरे में गया वापस आया, इनका डिफरेंस आएगा, या दूसरे से तीसरे में गया वापस आया, इसका डिफरेंस आएगा, या पहले से तीसरे में गया वापस आया, इसका डिफरेंस आएगा। अर्थात यहाँ पे हमें एनर्जीज की सारी वैल्यूज नहीं मिल रही थी। तो ये बात क्लियर हो गई थी बेटा कि यह डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा था। देखिए स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट लाइन क्यों आ रही थी। हम जो रदरफोर्ड मॉडल का महत्वपूर्ण दोष था, क्या दोष था कि जो स्पेक्ट्रम था उसमें सारे कलर नहीं आ रहे थे। सभी कलर इसलिए नहीं आ रहे थे बच्चों क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी तरह की एनर्जियों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। तो निश्चित बात है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस आएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा। उस एनर्जी की जो रेडिएशन के रूप में लूज करेगा, उस रेडिएशन की वेवलेंथ एक सर्टेन होगी। तो जो वेवलेंथ होगी केवल वही कलर दिखेगा, बीच के सारे कलर
गायब हो जाएंगे। अर्थात अब हमें ये समझ में आ रहा था कि जो बोर मॉडल की महत्वपूर्ण कमी थी कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सॉरी बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की जो महत्वपूर्ण कमी थी कि यह डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यह हमें मालूम चल गया था कि स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट क्यों है, कुछ कलर गायब क्यों है, क्योंकि उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन उन एनर्जियों को अवशोषित ही नहीं कर रहा है। जब अवशोषित नहीं करेगा तो उसको इमिट भी नहीं करेगा और उनकी वेवलेंथ गायब होगी, वो एनर्जियां वहां दिखेंगी नहीं। यानी कि क्या हो गया था बच्चों, सातवां रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड बहुत याद आ रहा है पहले रदरफोर्ड बोहर ने अब परमाणु में उपस्थित डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड मॉडल लिख लो, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु में उपस्थित डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। कैसा रहा बच्चों, इसने बता दिया कि परमाणु में जो स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट लाइन मतलब जो गायब हैं कलर, वो क्यों गायब हैं, इस बात को बता दिया। इसके साथ ही रदरफोर्ड ने मॉडल में दोष को दूर करने के बाद बोर ने जो अपना नया एटॉमिक मॉडल दिया, तो हम संकेत में उसको लिख सकते हैं। एक चीज बेटा उन्होंने और भी बताई थी कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी निकाल सकते थे हम। वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है, वो होती है 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में रेडियस काउंट कर लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कितनी दूर पर रिवॉल्व कर रहा है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका Vn भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, Vn भी ज्ञात कर सकते हैं। कितना, 2.18 इंटू n स्क्वायर जेड अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई। हमें क्या क्या मिल गया बेटा इस मॉडल में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों। इसके न्यूमेरिकल अगले कालांश में करवाए जाएंगे। सबसे पहला, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था। अर्थात एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π था, या 2h/2π था, या 3h/2π था। अर्थात उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया था। अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर रिवॉल्व कर रहा था, पहला। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा था तो उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू यह थी। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में घूम रहा था उसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहा गया था। इनको KLMN से रिप्रेजेंट किया गया था, जिनको शेल कहा गया था। शेल, K शेल मतलब पहला एनर्जी लेवल, M शेल, K के बाद L दूसरा एनर्जी लेवल, M तीसरा, ये बताया गया था। इनकी एनर्जी निकाल भी सकते थे। पहले एनर्जी लेवल अर्थात K शेल की एनर्जी कितनी आती है, ये लिखा है L M। इसी प्रकार सभी शेल की एनर्जी निकाल सकते थे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, वो उसकी रेडियस इस फॉर्मूले से काउंट करेंगे हम। इसके साथ साथ नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितनी वेलोसिटी रख रहा है, वो ये बेटा, ये बहुत वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इसके अब 10⁶ नहीं लिखा है बच्चों मैंने, ये भी आएगा, इसको हटा दें, इंटू ये तो आना है 10⁶ मीटर पर सेकंड। इतनी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, बहुत ज्यादा एनर्जी, ऑलमोस्ट अप्रोक्स आ रही है। उस पर 10⁸ होता है जो लाइट की वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल गई थी।
इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी देते हैं वह हायर एनर्जी लेवल में जाता है, वहां कुछ समय ठहरकर अपनी स्टेशनरी एवं स्टेबल एनर्जी लेवल में वापस आता है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उनका डिफरेंस हम E2 माइनस E1 से काउंट कर सकते थे। इसके साथ साथ चूंकि एनर्जी लेवल फिक्स हो गए थे तो फिक्स एनर्जी लेवल की एनर्जी भी फिक्स थी। जब सबकी एनर्जी फिक्स हो गई है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस आएगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन के रूप में इमिट कर रहा था। जब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन के रूप में इमिट कर रहा था तो सभी रेडिएशन की वेवलेंथ नहीं मिलेंगी हमें। जब सभी रेडिएशन की वेवलेंथ हमें नहीं मिलेंगी तो हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिस्क्रीट होगा, अर्थात इसने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी थी, जो कि रदरफोर्ड मॉडल का दोष था। बच्चों, अगले कालांश में ये सूत्र आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इनसे संबंधित आपकी जो बुक है उस बुक में बहुत क्वेश्चन है, कई तरह के प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को लेके एक साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ये परमाणु संरचना का महत्वपूर्ण मॉडल बोहर मॉडल आप ध्यान से देखिए, संबंधित तथ्यों को लिखिए। नोट्स भी वीडियो में उपलब्ध हैं, उन नोट्सों को भी देखिए। अगले कालांश में आपसे फिर नई नई जानकारियां लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इन्हें नोट कीजिए।